स्वागत है आपका अभ्युदय सिविल सर्विस क्लासेस में। जैसा आपको पता है कि हम एमपीपीएससी प्रीलिम्स 2025 के लिए तैयारी कर रहे हैं और इस तैयारी करने के कंटेक्स्ट में हम एमपीपीएससी प्रीलिम्स का जो यूनिट 1 है उसके पहले बुलेट जहां हमें संकल्पना और विचार पढ़नी थी, उसमें हम आज हमारा टॉपिक होगा प्राचीन भारत में गणतंत्र और वर्ण आश्रम व्यवस्था। ठीक है, इसको हम कवर करेंगे। इन जैसा आप जानते हैं हम इनको एमसीक्यू के साथ कवर करने की कोशिश करते हैं ताकि आप टॉपिक को पढ़ने के साथ उसके क्वेश्चन को भी मेरे साथ ही देख लें और लगा लें। ठीक है, यहां हमने वैराइटीज ऑफ क्वेश्चन रखते हैं जो सिविल सर्विस में ऑलरेडी पूछे गए हैं या किसी अन्य कंपटीशन एग्जाम में, ताकि आपको पता भी चले कि किस तरीके के क्वेश्चन किसी पर्टिकुलर टॉपिक से बनाए जाते हैं, है ना। तो बिना देर किए हुए हम चालू करते हैं हमारा आज का टॉपिक। पहले हम वर्ण आश्रम को पढ़ेंगे। ठीक है, वर्ण आश्रम व्यवस्था को, क्या है वर्ण आश्रम व्यवस्था। ठीक है, तो यह है वर्ण आश्रम व्यवस्था। इसके नाम से आपको लग रहा होगा वर्ण व्यवस्था और आश्रम व्यवस्था से मिलकर यह शब्द बना हुआ है वर्ण आश्रम। किससे मिलकर बना है? वर्ण और आश्रम व्यवस्था से मिलकर बना है। तो वर्ण व्यवस्था जहां हम 4 वर्णों की बात करते हैं, कौन कौन से? ब्राह्मण एक वर्ण है, दूसरा क्षत्रिय एक प्रकार का वर्ण, तीसरा है वैश्य और चौथा है शूद्र। और आश्रम व्यवस्था में कौन 4 आश्रम होते हैं हमारे पास? आश्रम व्यवस्था में हम देखें तो 4 आश्रम होते हैं। एक होता है पहला होता है ब्रह्मचर्य आश्रम जो 0 से 25 साल तक माना जाता है। दूसरा होता है गृहस्थ जो 50 साल तक होता है, 25 से। तीसरा जो आश्रम होता है हमारा वो होता है वानप्रस्थ जो 75 साल तक होता है, 50 से 75। और अंतिम रूप से संन्यास आश्रम होता है जो 75 से 100 वर्षों तक माना जाता है। तो ये आश्रम को और जब वर्ण व्यवस्था को जोड़ के वर्ण आश्रम कहा जाता है। इन दोनों को जब हम जोड़ते हैं तो इसको हम कहते हैं वर्ण आश्रम व्यवस्था। अल्टीमेटली हमें इन वर्ण व्यवस्था के कुछ पहलुओं को देखना है, यहाँ पे कुछ आश्रम व्यवस्था के पहलुओं को देखना है। इनसे ही संयुक्त रूप से जो मिलकर व्यवस्था बनती है उसको वर्ण आश्रम व्यवस्था कहा जाता है। ठीक है, यहां ये 4 वर्ण है, इन 4 वर्णों के ये आश्रम है। व्यक्तियों को ये काम करना है और कैसे करना है? धर्म के आधार पे। धर्म के आधार पे जो व्यक्ति को ब्रह्मचर्य का पालन करना है, जहां ज्ञान की प्राप्ति करना है, गृहस्थ जीवन को जीना है धर्म के आधार पर, जहां अपने परिवार का पालन पोषण करना है, वानप्रस्थ जीवन जीना है जहां वन में घूम के जो समाज से लिया है, जो ज्ञान अर्जित किया है उसको समाज को डिलीवर करना है और समाज को सीख देनी है। कौन सी सीख देनी है? जो अभी तक उसने सीखी है अपने जीवन में। उसके बाद होता है संन्यास आश्रम जहां सारी चीजों को छोड़कर व्यक्ति जो है अपने मोक्ष के लिए प्रयत्न करता हुआ हमें दिखाई देता है। ठीक है, तो ये है वर्ण। इन चारों वर्णों को, ये 4 आश्रमों को पालन करना होता है। इसी से मिलती है वर्ण आश्रम व्यवस्था। ये 4 वर्ण इन आश्रमों को पालन करेंगे। ठीक है, इसी को कहते हैं वर्ण आश्रम व्यवस्था। ठीक, अभी हम देखते हैं क्वेश्चन कैसे आते हैं। देखिए, क्वेश्चन बहुत साधारण आते हैं एमपीपीएससी में। आप देखेंगे या किसी भी सिविल सर्विस की परीक्षा में देखेंगे तो इससे बहुत डिटेल में क्वेश्चन नहीं आते हैं, बहुत कम आते हैं। तो एक बेसिक क्वेश्चन बनता है कि वर्ण आश्रम व्यवस्था का जिक्र हमें कहां देखने को मिलता है, कौन कौन से वर्ण होते हैं, किस वर्ण का क्या कर्तव्य होता है आश्रम व्यवस्था में, कि कौन कौन से 4 आश्रम है, कौन सी एज में होता है, उसकी क्या ड्यूटी होती है। ठीक है, किस वेद पुराण या कहां इनका वर्णन हमें देखने को मिलता है। ये इस तरीके के बेसिक सवाल ही यहां देखने को मिलते हैं। तो हम एक एक करके इनको डिस्कस करते हैं। पहले इसकी थ्योरी को देखते हैं, फिर इसके बाद हम इसके एमसीक्यू को भी लगाएंगे। ठीक है, देखिए तो वर्ण आश्रम व्यवस्था जो है प्राचीन भारतीय समाज की सामाजिक संरचना और जीवन की एक महत्वपूर्ण पद्धति। तो प्राचीन भारत में यह वर्ण आश्रम व्यवस्था पाई जाती थी। यहां वेदों, धर्मशास्त्रों और अन्य भारतीय प्राचीन ग्रंथों में विस्तृत रूप से इसका वर्णन मिलता है। इसके पीछे का मूल उद्देश्य क्या है, वर्ण व्यवस्था के पीछे का मूल उद्देश्य क्या है, इससे क्वेश्चन बनता है। इसको आप याद रखिए, इसका उद्देश्य क्या है। तो इसका उद्देश्य देखिए यहां मेंशन है कि समाज में संतुलन बनाए रखना, अनुशासन बनाए रखना और धार्मिक कर्तव्य को सुचारू रूप से संचालित करना। यह कैसे पॉसिबल हो रहा है? देखिए, वर्ण व्यवस्था में आप देख रहे हैं कि 4 वर्ण हैं और चारों वर्णों के अपने अपने काम है। तो समाज में संतुलन बन रहा है, चारों वर्णों के काम है, सब व्यक्ति अपना अपना काम कर रहे हैं, कोई एक दूसरे के काम में इंटरफेयर नहीं कर रहा, तो समाज अनुशासित भी है। और उसी में आप देखें जब आश्रम व्यवस्था है तो हमने वहां वानप्रस्थ और संन्यास जैसे आश्रमों को भी रखा हुआ है,
तो कहीं ना कहीं ये जो है धार्मिक कर्तव्यों की पुष्टि करते हुए हमें दिखाई देते हैं। जहां ब्रह्मचर्य आश्रम भी है, जहां हमें ज्ञान प्राप्त करने की लालसा व्यक्ति के अंदर होती है उस ब्रह्मचर्य के आश्रम में। तो इस तरीके से देखिए आप समाज में संतुलन बना रहा है, अनुशासन कर रहा है और सामाजिक कर्तव्यों की पूर्ति करता हुआ भी हमें दिखाई दे रहा है कौन, वर्ण आश्रम व्यवस्था। ठीक, इसकी कुछ फैक्चुअल इंफॉर्मेशन देख लेते हैं, जहां से सवाल आते हैं। देखिए इसका जिक्र कहां मिलता है, तो आपको मैं बता दूं कि ऋग्वेद का जो 10वां मंडल है, जहां हमें दो सूक्त पढ़ने पड़ते हैं, एक होता है पुरुष सूक्त और एक होता है नासदी सूक्त। तो पुरुष सूक्त में वर्ण व्यवस्था का या वर्ण व्यवस्था का उल्लेख हमें देखने को मिलता है। तो कहां मिलता है, ऋग्वेद के 10वें मंडल में। तो इसको भी याद रख लीजिए, ऋग्वेद का जो 10वां मंडल है, 10th मंडल के पुरुष सूक्त में जो है वर्ण व्यवस्था का हमें उल्लेख मिलता है। ठीक है, ऋग्वेद की भी पर्टिकुलर यहां पे लिखा है, कौन सा 10.90 उसका चैप्टर है एक, उसके अंदर हमें ये देखने को मिलता है। इतनी नैरो इंफॉर्मेशन आपके लिए जरूरी नहीं है, बट ये मैंने इसलिए डाल दी क्योंकि एक बार एक एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया था उन्होंने। ठीक है, जहां समाज को 4 वर्णों में विभाजित किया गया है, कहां लिखा हुआ है, ऋग्वेद में। तो पहली चीज आपको याद रखनी है कि वर्ण व्यवस्था का प्रथम उल्लेख हमें ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में देखने को मिलता है। ठीक है, दूसरा याद रखना है आपको, मनुस्मृति, मनुस्मृति में और अन्य स्मृति जैसे याज्ञवल स्मृति में भी वर्ण आश्रम व्यवस्था का उल्लेख मिलता है, जहां वर्ण आश्रम के विस्तृत नियम, कर्तव्य और अधिकारों का वर्णन है। तो और ज्यादा विस्तार में अगर हमें वर्णन देखना है तो मनुस्मृति और याज्ञवल की स्मृति में बहुत विस्तार से वर्ण आश्रम व्यवस्था का उल्लेख है। किसका, वर्ण आश्रम व्यवस्था का, जबकि ऋग्वेद में वर्ण व्यवस्था का उल्लेख है। इन दोनों में थोड़ा अंतर कीजिएगा। इसके साथ देखिए महाभारत और रामायण में भी जो है हमें जो है वर्ण आश्रम व्यवस्था का संदर्भ देखने को मिलता है। संदर्भ देखने को मिलता है, स्पष्ट रूप से नहीं है लेकिन संदर्भ देखने को मिलता है, जहां वर्णों और आश्रमों के अनुशासन का पालन करने वाले पात्रों का उल्लेख किया गया है ना। तो हमें वहां कुछ पात्रों के रूप में देखने को मिलता है, जैसे भगवान राम है, तो भगवान राम जो है वो किसी एक वर्ण में आते हैं और उन्होंने 4 जो ड्यूटीज है, जो 4 आश्रम है, उनका पालन किया। तो हमें एक पात्र के माध्यम से इस वर्ण व्यवस्था को बताया गया है। अर्जुन है, अर्जुन महाभारत के एक पात्र हैं, उन्होंने भी एक जैसे आपको पता है कि अर्जुन शिक्षा लेने के लिए ब्रह्मचर्य आश्रम का पहले पालन करते हैं, जब शिक्षा प्राप्त करते हैं, फिर वो गृहस्थ आश्रम में आते हैं, फिर वो वानप्रस्थ भी जाते हैं और फिर वो अपने संन्यास के लिए गृह त्याग भी करते हैं अंत में। तो कहीं ना कहीं वो पात्र हमें क्या दिखा रहे हैं, वो पात्र हमें दिखा रहे हैं कि वर्ण आश्रम व्यवस्था जैसी व्यवस्था उस समय संचालित थी। ठीक, लेकिन स्पष्ट रूप से उल्लेख नहीं मिलता है। स्पष्ट रूप से ऋग्वेद में और मनुस्मृति और याज्ञवल्क्य स्मृति में हमें देखने को मिलता है। इसके बाद देखते हैं हम जो वर्ण है और कर्म, इसका क्या कनेक्शन है, इसको समझते हैं। देखिए वर्ण और कर्म का क्या कनेक्शन है, तो वेदों के अनुसार व्यक्ति का वर्ण उसके कर्म, कर्म मतलब कार्य के आधार पर डिसाइड होता था, है ना कि उसके जन्म के आधार पर। मतलब कहने का सिंपल है कि जिसका जो एप्टीट्यूड होगा, जो एटीट्यूड होगा, उसके हिसाब से उसका वर्ण डिसाइड होगा। जैसे आपने भी देखा होगा कि किसी घर में एक माता पिता के 4 बेटे हैं, मान लीजिए एग्जांपल लेते हैं, तो चारों क्या एक जैसे होते हैं, चारों का रुझान क्या एक जैसी चीजों में होता है, बिल्कुल नहीं। कोई जो है कहें कि व्यापारिक गतिविधियों में ज्यादा संलग्न होता है, कोई किसी का जो है ज्ञान की तरफ ज्यादा रुझान होता है, किसी का जो है लड़ाई झगड़े की तरफ ज्यादा रुझान होता है, तेजस्वी होता है, आक्रामक होता है, कोई जो है सेवा भाव रखता है अपने अंदर, है ना, उसको सेवा करना अच्छा लगता है दूसरों की। तो हो सकता है एक पिता के 4 पुत्र हो सकते हैं, तो जो काम कर रहे हैं वो चारों पुत्र, उनके हिसाब से उनका वर्ण डिसाइड होगा, उनका कर्म डिसाइड करेगा कि वो कौन से वर्ण में जाएंगे, ना कि उनका जन्म। यही बात यहां लिखी है। तो कर्म का और वर्ण का सीधा संबंध था, जैसा आप कर्म करोगे, जैसा आपका एटीट्यूड होगा, वही आपका वर्ण होगा। इस बात को विशेष तौर पे ध्यान रखिएगा। हाँ, बाद में जाके इसमें विकृति आना शुरू हो गई और जो वर्ण है वो जो है दूषित होता गया और जन्म आधारित हो गया। तो अब जो व्यक्ति जिस वर्ण में पैदा हो रहा है, जैसे ब्राह्मण का बेटा अब ब्राह्मण ही होगा, भले ही उसको कुछ भी ना आए, ज्ञान के बारे में उसकी कोई भी समझ ना हो। क्षत्रिय का बेटा क्षत्रिय ही हो, भले ही वो एक साधारण से जानवर को देख के डर जाए, तो उसमें आक्रामकता नहीं है, लेकिन वो क्षत्रिय के घर में पैदा हुआ है इसलिए वो क्षत्रिय होगा। इस दुष्प्रभाव के कारण जो है इतना जो शानदार वर्ण का सिद्धांत था वो खराब हो गया हमारा। आगे देखते हैं हम कि भगवत गीता के कौन से अध्याय में, 4थे अध्याय में, इस चीज को याद रखिए, ये प्रश्न पूछा गया है।
भगवत गीता के चौथे अध्याय में श्री कृष्ण ने कहा है कि वर्ण व्यवस्था का निर्धारण कर्मों और गुणों के आधार पर होगा। तो कर्मों और गुणों के आधार पर वर्ण व्यवस्था का निर्धारण होगा, ये श्री कृष्ण कह रहे हैं कब? भगवत गीता के चौथे अध्याय में। ठीक है, प्रारंभिक काल में ये एक लचीली व्यवस्था थी, जैसा मैंने आपसे कहा कि कर्म के आधार पर ही डिसाइड होता था, लेकिन बाद में जाके जो ये जातिगत भेदभाव उत्पन्न हुआ, इससे जन्म आधारित हो गई। जन्म के आधार पर भेदभाव, जो जिस वर्ण में पैदा हुआ वो उसी वर्ण में रह गया, वहां से भेदभाव शुरू हो गया। इनकी ड्यूटीज की बात करें तो जो 4 वर्ण हैं उनकी ड्यूटीज क्या क्या थी? ब्राह्मण की ड्यूटी क्या थी, क्षत्रिय की क्या थी, वैश्य की क्या थी, शूद्र की क्या है? इन ड्यूटी से क्वेश्चन आते हैं, इसको देख लेते हैं। तो ब्राह्मण का मुख्य कर्तव्य था धर्म और शिक्षा का प्रसार करना, यज्ञ और धार्मिक अनुष्ठानों का संपादन करना। क्षत्रिय का कर्तव्य था राज्य की रक्षा करना, शासन करना और समाज की सुरक्षा सुनिश्चित करना। वैश्य का काम था व्यापार करना, कृषि करना और अन्य गतिविधियों में संलग्न होना, ये वैश्य का काम था। शूद्र का क्या काम था? शूद्र का काम अन्य वर्णों की सेवा करना था और श्रम कार्यों में संलग्न होना था, दूसरे वर्णों की सेवा करता था और अन्य कार्यों में। यहां एक चीज मैं आपको बता दूं कि ये छोटा नहीं होता था शूद्र, इन सबकी एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंसी थी। यहां कोई 1 2 3 नंबर 4 नंबर की हायरार्की नहीं थी, ये सब लोग हॉरिजॉन्टल हायरार्की में थे, ना कि वर्टिकल हायरार्की में। ऐसी कोई हायरार्की नहीं होती थी, ऐसा पदानुक्रम होता था ये, इसलिए व्यवस्था बहुत अच्छी थी। यहां कोई किसी से श्रेष्ठ नहीं होता था, जिसका जो गुण उसके हिसाब से वो उसमें वर्ण में फिट हो जाता था। लेकिन बाद में उसमें संक्रमण आया। हालांकि वर्ण व्यवस्था के अनुसार सभी वर्ण महत्वपूर्ण माने जाते थे, लेकिन समय के साथ ब्राह्मण और क्षत्रिय वर्णों को उच्च और शूद्रों को निम्न माना जाने लगा समय के साथ, और इसी से सामाजिक सामाजिक जो है असमानता बढ़ गई। शुरुआत में ऐसा नहीं था, लेकिन बाद में जाके ऐसा होने लगा। ठीक है, आगे देखते हैं। अब देखते हैं हम आश्रम व्यवस्था। तो आश्रम में 4 आश्रम मैंने बताए थे आपको। ठीक है, एक है ब्रह्मचर्य आश्रम। ब्रह्मचर्य आश्रम कब से कब तक है? 0 से 25 साल तक है। इसमें क्या होता है कि जीवन के 25 वर्षों में व्यक्ति कर्तव्य का अध्ययन करता है कि व्यक्ति के क्या कर्तव्य हैं, इस बारे में जानता है शुरुआत के 25 सालों में, और संयम के साथ जीवन जीना सीखता है। यह शिक्षा और अनुशासन का चरण है। ठीक है, कितना बेहतरीन चरण होगा ये, जहां व्यक्ति ब्रह्मचर्य का पालन कर रहा है और उसके जीवन के क्या कर्तव्य हैं, क्या ड्यूटीज है, इनको सीख रहा है, संयम से जीवन जी रहा है। दूसरा आश्रम होता है गृहस्थ आश्रम, जो 25 से 50 साल तक होता है। इस चरण में जो है आपको गृहस्थ मतलब व्यक्ति विवाह करता है और जो है समाज को आगे बढ़ाने का काम करता है, संतान की उत्पत्ति करता है, और संतान की उत्पत्ति के कारण ही समाज का संचालन होता है, तो समाज और परिवार की देखभाल करता है। वानप्रस्थ होता है 50 से 75 साल तक, जब व्यक्ति धीरे धीरे सांसारिक जिम्मेदारियों को छोड़कर, या परिवार क्योंकि उसका बेटा बड़ा हो चुका होगा तो उनका ट्रांसफर करके पारिवारिक जिम्मेदारियों को वन में साधना करने चला जाता है और वह समाज से धीरे धीरे हटने लगता है। संन्यास का चरण होता है। संन्यास में देखें आप तो संन्यास जो होता है उसमें जो है अंतिम चरण माना जाता है, और व्यक्ति पूरी तरह से संन्यास लेके मोक्ष प्राप्ति की ओर साधना करने लगता है, और यह त्याग और आत्मचिंतन का चरण माना जाता है। प्रत्येक आश्रम का उद्देश्य व्यक्ति के जीवन के हर चरण को सही दिशा में मार्गदर्शन करना है। तो जो आश्रम है वो व्यक्ति का जीवन 100 साल का बताया, और कब व्यक्ति क्या काम करेगा उसका मार्गदर्शन ये हमें जो है आश्रम करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और आपने देखा कि किस तरीके से बहुत बेहतर तरीके से 4 भागों में हमने इन 100 सालों को बांट के इस व्यवस्था को बताया है। अब वर्ण आश्रम व्यवस्था क्या है? जहां हमने वर्ण व्यवस्था देख ली और आश्रम व्यवस्था देख ली, वर्ण आश्रम क्या है इसको देख लेते हैं। देखिए, वर्ण आश्रम का अर्थ है कि व्यक्ति उसके वर्ण और आश्रम के अनुसार धर्म और कर्तव्य का पालन करेगा। मान लीजिए कि कोई ब्राह्मण व्यक्ति है या ब्राह्मण वर्ण का व्यक्ति है, तो ब्राह्मण वर्ण का जो व्यक्ति है वो ब्रह्मचर्य का पालन करेगा, उसके बाद गृहस्थ आश्रम का पालन करेगा, उसके बाद वानप्रस्थ का आश्रम का पालन करेगा, फिर उसके बाद संन्यास जीवन जिएगा। ऐसे ही सभी वर्णों के जो कार्य थे उन्हीं से। तो वर्ण आश्रम का क्या अर्थ है? व्यक्ति उसके वर्ण और आश्रम के अनुसार कर्तव्य का पालन करता है, धर्म का पालन करता है। उदाहरण के लिए ब्राह्मण को अध्ययन करना है, अध्यापन करना है, ये उसका कार्य है। क्षत्रिय का कार्य क्या है? रक्षा करना, ये सब करेगा। यही क्या है? वर्ण आश्रम व्यवस्था। ऐसा विचार था कि यदि सभी वर्ण और आश्रम अपने अपने कर्तव्यों का सही पालन करेंगे तो समाज में शांति, समृद्धि और संतुलन बना रहेगा। निश्चित तौर पे आप सोचिए कि सबसे पहली चीज देखिए वर्ण, कि जिस व्यक्ति का जो एटीट्यूड एप्टीट्यूड है वो व्यक्ति उसी क्षेत्र में जा रहा है।
मान लीजिए कि मेरी रुचि अगर व्यापार में है, मैं व्यापारिक गतिविधियों में लग रहा हूं, तो निश्चित तौर पे जो आउटपुट निकल के आएगा वो बहुत ही शानदार होगा और समाज के लिए मैं दूसरे व्यक्ति से ज्यादा प्रोडक्टिव होऊंगा। किस मामले में? व्यापार के मामले में। अगर मेरी रुचि ज्ञान के संदर्भ में है तो निश्चित तौर पे मुझे ज्ञान वाली चीजों में जाना चाहिए, तो शायद मैं समाज के लिए बेहतर बेहतर प्रोडक्ट निकल के आऊंगा। जब ऐसा, उस समय जब व्यक्ति की रुचियों के अनुसार वर्ण डिवाइड थे, तो वो समाज जो है उसमें समृद्धि होगी कि नहीं? सोचिए आप, समृद्धि होगी कि नहीं? दूसरा, हर व्यक्ति अपनी ड्यूटी कर रहा है, तो अनुशासन है, अनुशासन है तो शांति भी होगी, और शांति होगी तो संतुलन भी होगा। संतुलन कैसे? कि ब्रह्मचर्य का है, गृहस्थ का है, वानप्रस्थ का है और सन्यास का है, जो 4 आश्रम है, एक श्रृंखला में चारों आश्रम को व्यक्ति जी रहा है, तो कहीं ना कहीं एक सामाजिक संतुलन बना भी रहा है। एक पीढ़ी आगे जा रही है, दूसरी पीढ़ी पीछे से आ रही है, तो एक संतुलन बना हुआ है किसमें? समाज के अंदर। तो ये कितनी शानदार व्यवस्था थी, है ना? आपको समझ में आ रहा होगा। वर्ण आश्रम व्यवस्था का विकास और परिवर्तन, अब इसका डेवलपमेंट कैसे हुआ और उसमें कैसे चेंजेस आए, इसको देखते हैं हम लोग। तो शुरुआत में देखिए लचीली व्यवस्था थी, मैंने आपको बता दिया, है ना? कर्म और गुणों के आधार पर डिसाइड किया जाता था। उसके बाद वैदिक काल में ये जो है, उत्तर वैदिक काल में जो है वो जन्म आधारित हो जाती। कब हो जाती है? उत्तर वैदिक काल में। इसको याद रखिए, ये पूछ सकता है आपसे कि जो वर्ण आश्रम व्यवस्था है उसमें परिवर्तन आना कब से शुरू हो गया? उत्तर वैदिक काल से। और यह व्यवस्था कठोर हो गई और जाति प्रथा का इसी ने रूप लिया। तो जाति प्रथा का रूप किसने लिया? वर्ण व्यवस्था ने लिया, और यहां से जो है भेदभाव और असमानता उत्पन्न हुई। ठीक, यही सब चीजें हैं यहां पे। आधुनिक संबंध में देखें इसकी आलोचना क्यों होती है वर्ण व्यवस्था की, तो निश्चित तौर पे आप देखें कि वर्ण व्यवस्था जो है अब बहुत बुरी तरीके से संकुचित मानसिकता के साथ लोगों के सामने परोसी जा रही है, और उस व्यवस्था की जो मूल चीजें थी, जो उसका क्रक्स था, उसको हमने छोड़ बैठे, इसलिए दिक्कत हो रही है। तो आधुनिक काल में वर्ण आश्रम व्यवस्था की आलोचना इस आधार पर की जाती है कि इसने जातिगत भेदभाव और सामाजिक असमानता को जन्म दिया। निश्चित तौर पर जो आज जिस वर्ण व्यवस्था की बात हो रही है और जिस वर्ण व्यवस्था को बुद्धिजीवी समझते हैं, उस वर्ण व्यवस्था ने तो ये काम किया है, लेकिन इंटेलेक्चुअल तरीके से देखा जाए, जो सो कॉल्ड बुद्धिजीवी नहीं है, जो असल में वर्ण व्यवस्था को जानता है, वो हमेशा इसका सपोर्ट करेगा, क्योंकि यह व्यवस्था समाज को बांधकर रखने वाली, समाज में संतुलन लाने वाली, समाज को समृद्ध करने वाली, समाज में शांति स्थापित करने वाली व्यवस्था थी, ना कि यह भेदभाव और सामाजिक असमानता को उत्पन्न करने वाली। विशेष रूप से शूद्र और निम्न जातियों ने समाज के निचले स्थान पर रखा गया और उन्हें कई अवसरों से वंचित किया गया। आपको पता ही है कि शूद्र का बेटा शूद्र होगा और उसको किसी भी प्रकार की अन्य गतिविधियों में काम नहीं करने दिया जाएगा, वो केवल सेवा के काम करेगा, और सेवा के भी कुछ पर्टिकुलर सेक्टर डिसाइड थे कि आप यही काम करोगे। आपने देखा होगा मैला ढोने की प्रथा जो थी, मलमूत्र से संबंधित जो काम है वो शूद्रों से करवाए जाते थे, है ना? या जो समाज के ऐसे काम जिनको हीन दृष्टि से देखा जाता था वो शूद्रों से करवाया जाता था, तो उसने असमानता पैदा की। यहां महात्मा गांधी, अंबेडकर और अन्य सामाजिक सुधारकों ने जाति प्रथा और वर्ण व्यवस्था के दुरुपयोग की आलोचना की और इसे समाप्त करने की वकालत की। यहां एक शब्द है समझने वाला कि इसके दुरुपयोग की वकालत की। इसका दुरुपयोग हो रहा था, व्यवस्था खराब नहीं थी, बट व्यवस्था में जो भ्रष्टाचार हो गया था उस वजह से सिस्टम खराब हो गया था, इसका विरोध किया। ठीक, तो ये है मोटा मोटी वर्ण व्यवस्था से संबंधित आपकी चर्चाएं। देखिए अब सवाल क्या बन सकते हैं इनसे, जल्दी से हम सवाल को भी डिस्कस करते हैं, किस किस तरीके के सवाल बन सकते हैं। एक दो चीजें और है इसमें, देख लीजिए, एक स्लाइड और है इसमें। तो इसमें है स्मृतियों में वर्ण व्यवस्था के नियम दिए गए हैं। तो मैंने आपको बताया था मनुस्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति, यहां एक और स्मृति आती, मनु, याज्ञवल्क्य और नारद स्मृति जैसे धर्मशास्त्रों में वर्ण और आश्रम के नियम विस्तार से लिखे गए हैं। यहां वर्णों के कर्तव्य, धार्मिक नियम, विवाह, समाज तथा उनके स्थान के बारे में विस्तृत जानकारी देखने को मिलती है। इन ग्रंथों के अनुसार समाज में वर्ण व्यवस्था और आश्रम व्यवस्था का पालन करना धर्म का एक हिस्सा माना जाता था, कि व्यक्ति को इन वर्ण और आश्रम का पालन तो करना ही होगा, ये उसकी ड्यूटी मानी जाती थी, कर्तव्य माना जाता था। मुख्य रूप से यहां याद रखना है आपको, मनुस्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति और नारद स्मृति में जो है वर्णों के कर्तव्य, धार्मिक नियम, विवाह और समाज में उनके स्थान के बारे में डिटेल से लिखा गया है। ठीक, ये इंफॉर्मेशन आपके लिए जरूरी है। अब हम इसके एमसीक्यू सॉल्व करते हैं, किस तरीके के क्वेश्चन इससे बनते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है, ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में वर्ण व्यवस्था का वर्णन कहां मिलता है? ध्यान से पढ़िएगा, वर्ण व्यवस्था का वर्णन कहां मिलता है? ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में। तो पहली चीज आपको क्वेश्चन से ही याद रखनी कि ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में लिखा हुआ है वर्ण व्यवस्था। ठीक है, कहां मिलता है? तो मैंने बताया था ऋग्वेद के 10.90, इसलिए मैंने क्वेश्चन रखा था क्योंकि ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन था, मैंने वहां सीधा इसको उठाया है वहां से।
वर्ण व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य क्या था? वर्ण व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो वर्ण व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य था धर्म का प्रचार करना नहीं, आर्थिक विकास करना नहीं, सैन्य सुरक्षा देना नहीं। वर्ण व्यवस्था का उद्देश्य था समाज में संतुलन और अनुशासन को स्थापित करना। तो मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर हो जाएगा इसमें बी। प्रारंभिक वेदों के अनुसार किस वर्ण के अनुसार वर्ण किसके आधार पर निर्धारित किए जाते थे? तो वर्ण किसके आधार पर निर्धारित किए जाते थे? कौन सा व्यक्ति कौन से वर्ण का होगा, मैंने आपको बताया था जन्म के आधार पर, तो बाद में निर्धारित हो रहे थे। सामाजिक स्थिति के आधार पर भी नहीं, आर्थिक स्थिति, कर्म और गुण के आधार पर। प्रारंभिक वेदों में कर्म और गुण के आधार पर ही जो है वर्ण का डिसाइड होता था। जो व्यक्ति जिस तरीके का एप्टीट्यूड रखता था वो व्यक्ति उस वर्ण में जाता था। भगवत गीता के किस अध्याय में श्री कृष्ण ने वर्ण का निर्धारण कर्म और गुणों के आधार पर बताया है? तो मैंने आपको बताया था भगवत गीता के चौथे अध्याय में हमें ये देखने को मिलता है, जहां कृष्ण जो है कर्म और गुण के आधार पर वर्ण का डिसाइड हो ऐसा बताते हैं। ब्राह्मणों का मुख्य कर्तव्य क्या था? तो ब्राह्मणों का मुख्य कर्तव्य था, क्या था? शिक्षा प्राप्त करना और समाज में यज्ञों का, कर्म कांडों का संचालन करना। शिक्षा और ज्ञान से संबंधित था ब्राह्मण का कार्य। तो आंसर हो जाएगा सी। इजी क्वेश्चन है। वैश्य वर्ग का मुख्य उद्देश्य क्या था? वैश्य का आपको पता है, वैश्य जो है समाज का पालन पोषण करने के लिए वैश्य धर्म था, और जो कृषि और व्यापार से संबंधित था मुख्य रूप से। तो आंसर हो जाएगा इसका सी। इजी क्वेश्चन है, ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। आश्रम व्यवस्था में व्यक्ति के जीवन के अंतिम चरण को क्या कहा जाता था? तो व्यक्ति के जीवन के अंतिम चरण को, अंतिम चरण मतलब संन्यास। पहला क्या है? ब्रह्मचर्य, दूसरा गृहस्थ, तीसरा वानप्रस्थ और अंतिम क्या? संन्यास। तो इसका आंसर हो जाएगा संन्यास। तो पहला ये, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा अंतिम पूछा है, तो आंसर होगा इसका संन्यास। गृहस्थ आश्रम की समय अवधि मानी जाती थी। गृहस्थ आश्रम 0 से 25 जो है ब्रह्मचर्य होता था, 25 से 50 जो है वो हमें गृहस्थ आश्रम देखने को मिलता था, 50 से 75 जो है हमें वानप्रस्थ और 75 से 100 संन्यास आश्रम। अगला क्वेश्चन, मनुस्मृति में किस वर्ण के लिए अध्ययन और अध्यापन का धर्म का पालन आवश्यक बताया है? अच्छा, मनुस्मृति में किस वर्ण के लिए अध्ययन और अध्यापन, तो अध्ययन और अध्यापन का कार्य किसको करना होता था? ब्राह्मण वर्ग को। ब्राह्मण वर्ण जो है अध्ययन और अध्यापन के कार्य से जुड़ा हुआ था। ये कहां मिलता है हमें देखने को? मनुस्मृति में। आंसर होगा इसका सी। अगला क्वेश्चन देखें, किस वर्ण में व्यक्ति को सांसारिक जिम्मेदारियों से धीरे धीरे मुक्त होकर साधना करनी होती थी? तो आपको पता है कि सांसारिक जिम्मेदारियों से मुक्त होता था व्यक्ति गृहस्थ जीवन के बाद, और धीरे धीरे करके वो है संन्यास की तरफ बढ़ता था। तो ऐसा तीसरे नंबर पे जो आश्रम आता था हमारा वानप्रस्थ आश्रम में जो है व्यक्ति धीरे धीरे सांसारिक जिम्मेदारियों को छोड़ता था। कौन सा? आंसर होगा इसका सी, वानप्रस्थ आश्रम में। ठीक है। वर्ण व्यवस्था के अनुसार शूद्रों का मुख्य कार्य क्या था? शूद्रों का मुख्य कार्य युद्ध करना था, कृषि करना था, समाज के अन्य वर्णों की सेवा करना था, या शिक्षा देना था? तो आंसर होगा इसका बहुत ही सिंपल है, सी, अन्य वर्णों की सेवा करना था। अगला क्वेश्चन है, महाभारत और रामायण में वर्ण व्यवस्था का किस रूप में उल्लेख किया गया है? तो महाभारत और रामायण में वर्ण व्यवस्था को जो है आर्थिक कार्यों के में संदर्भ नहीं बताया गया, धार्मिक कर्तव्यों के संबंध में ही है, कृषि कार्यों के संदर्भ में भी नहीं है। आप देखें, मैंने आपको बताया था कि रामायण और महाभारत में पात्रों के रूप में जो है वर्ण व्यवस्था को बताया गया है। तो यहां हम देखें पात्रों के संबंध में जो हमें वर्ण व्यवस्था का उल्लेख देखने को मिलता है, कहां? महाभारत और रामायण में। आंसर हो जाएगा इसका बी। उत्तर वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था में क्या परिवर्तन हुए? उत्तर वैदिक काल में देखिए, वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था गुणों पर आधारित थी, कर्म पर आधारित थी। उत्तर वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था जाति पर आधारित हो गई, सॉरी जन्म पर आधारित हो गई, और तभी से जो है समाज में दिक्कतें आने शुरू हो गई। तो उत्तर वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था में क्या परिवर्तन हुआ? वर्ण व्यवस्था जन्म आधारित हो गई। आंसर होगा इसका ए, ये जन्म आधारित हो गई। अगला क्वेश्चन, वर्ण आश्रम व्यवस्था के अनुसार संन्यास आश्रम का उद्देश्य क्या था? तो संन्यास आश्रम का उद्देश्य था संन्यास लेना, मतलब मोक्ष की प्राप्ति करना, संन्यास आश्रम का उद्देश्य था। आंसर होगा इसका सी, संन्यास आश्रम का उद्देश्य मोक्ष की प्राप्ति करना। अगला क्वेश्चन है, वर्ण आश्रम धर्म का क्या अर्थ है? वर्ण आश्रम धर्म, वर्ण आश्रम धर्म का क्या उद्देश्य है? सभी वर्णों को समान अधिकार देना। वर्ण आश्रम, व्यक्ति को अपने वर्ण और आश्रम के अनुसार कर्तव्य का पालन करना। वर्ण आश्रम, वर्ण और आश्रम, वर्ण और आश्रम के अनुसार व्यक्ति को अपने कर्तव्यों का पालन करना, यही इसका वर्ण आश्रम धर्म का
सही अर्थ है, आंसर है इसका बी। ठीक। अगला, महात्मा गांधी ने किस कारण वर्ण व्यवस्था की आलोचना की? क्यों करी भाई? ये सामाजिक असमानता को बढ़ाने का कारण था, शिक्षा के अभाव के कारण नहीं, महिलाओं के अधिकारों को उल्लंघन कर नहीं, विदेशी संस्कृति नहीं, सामाजिक असमानता को बढ़ा रहा था कौन? वर्ण व्यवस्था। इसलिए गांधी जी ने इसका विरोध किया। वर्ण आश्रम व्यवस्था के किस ग्रंथ में वर्णों के नियमों को विस्तार से उल्लेख किया गया है? तो वर्णों के नियम का विस्तार से उल्लेख जो है हमें मनुस्मृति और याज्ञवल्क्य स्मृति में देखने को मिलता है। तो यहां ऑप्शन में हमारे पास है मनुस्मृति, इसलिए आंसर जाएगा सी। 18, आधुनिक संदर्भ में वर्ण आश्रम व्यवस्था की आलोचना का मुख्य कारण क्या है? तो ऑब्वियस सी बात है, वर्ण आश्रम व्यवस्था ने जो है आर्थिक असमानता तो पैदा की, धार्मिक भेदभाव भी किया, जातिगत भेदभाव भी किया, सैन्य कमजोरी से कोई लेना देना नहीं है। मुख्य रूप से आप देखें तो ये जो है, इन सब में से देखें तो सी जो है इसका ज्यादा एक्यूरेट आंसर होगा। ठीक है, सी ज्यादा एक्यूरेट आंसर होगा। वर्ण व्यवस्था की आलोचना का मुख्य आधार क्या है? कि यह जातिगत भेदभाव करता है। वानप्रस्थ आश्रम में व्यक्ति को क्या करना चाहिए? वानप्रस्थ आश्रम में, तो वानप्रस्थ आश्रम में जो है व्यक्ति को वन में जाकर साधना करनी चाहिए, धीरे धीरे समाज से हटके वन में जाकर जो है साधना करनी चाहिए वानप्रस्थ आश्रम में। तो आंसर होगा इसका सी। देखिए, इतने ही आसान इजी क्वेश्चन आते हैं। वर्ण आश्रम व्यवस्था में सामाजिक असमानता बढ़ने का क्या कारण था? वर्ण आश्रम व्यवस्था में सामाजिक असमानता बढ़ने का क्या कारण था? तो सामाजिक असमानता क्यों बढ़ गई भैया? क्योंकि ये जो है जन्म आधारित हो गया, इसलिए सामाजिक असमानता बढ़ गई। ठीक ठीक है, जन्म आधारित प्रणाली के कारण जो है सामाजिक असमानता बढ़ जाती है, इसका ये आंसर हो जाता है। तो आप देख रहे हैं, प्रश्न देख रहे हैं, वही इंफॉर्मेशन मैंने जो दी उसी से सारे क्वेश्चन आए हैं घुमा फिरा के, उसी से आप सारे क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? पूछ रहा है, असत्य कथन पूछ रहा है हमें। इसको ध्यान से पढ़िएगा कि सत्य पूछ रहा है कि असत्य। पहला पढ़ते हैं, ऋग्वेद में वर्ण व्यवस्था का उल्लेख पुरुष सूक्त में मिलता है। ऋग्वेद में वर्ण व्यवस्था का उल्लेख पुरुष सूक्त में मिलता है। पुरुष सूक्त ऋग्वेद के 10वें मंडल में मिलता है, बिल्कुल सही है ये। वर्ण व्यवस्था प्रारंभ में कर्म और गुणों के आधार पर निर्धारित थी, बिल्कुल ठीक बात है। गीता में वर्ण व्यवस्था का उल्लेख केवल जन्म के आधार पर किया गया। गीता में केवल जन्म के आधार पर नहीं, कर्म के आधार पर बताया गया वर्ण व्यवस्था का उल्लेख। हमें असत्य कथन चुनना था, हमें मिल गया। अगला भी पढ़ के देख लेते। मनुस्मृति में वर्णों के कर्तव्यों का विस्तृत वर्णन मिलता है, बिल्कुल ठीक बात है। तो आंसर हो जाएगा सी, क्योंकि हमें गलत कथन चुनना था और गलत है यहां पे सी। अगला क्वेश्चन देखिए, फिर से हमें असत्य कथन चुनना है। इस प्रकार के प्रश्न आपके पीएससी में लगातार आते रहते हैं। ब्रह्मचर्य आश्रम में शिक्षा और संयम का महत्व था। ब्रह्मचर्य शिक्षा और संयम पर बेस्ड थी, बिल्कुल ठीक है। गृहस्थ आश्रम में व्यक्ति समाज और परिवार की देखभाल करता था, बिल्कुल ठीक बात है। वानप्रस्थ आश्रम में व्यक्ति को सैन्य प्रशिक्षण दिया जाता था। सैन्य प्रशिक्षण नहीं भाई, ऐसा तो कुछ भी नहीं था। संन्यास आश्रम का मोक्ष उद्देश्य मोक्ष था, बिल्कुल ठीक है। आंसर होगा इसका सी, क्योंकि गलत कथन पूछ रहा है। तो सैन्य प्रशिक्षण से कोई लेना देना नहीं था वानप्रस्थ आश्रम का। कौन सा कथन असत्य है? फिर से देखते हैं, ये क्वेश्चन आ गया हमारे पास। असत्य कथन पूछ रहा है यहां पे फिर से। वैश्य धर्म का, वैश्य वर्ण का कार्य था क्या? व्यापार और कृषि करना, बिल्कुल ठीक है। क्षत्रिय वर्ण का कार्य था राज्य की रक्षा करना। शूद्रों का कर्तव्य था अन्य वर्णों की सेवा करना। और ब्राह्मण का मुख्य कार्य था युद्ध करना। तो यहां आपको गलत चुनना है। ब्राह्मण का कार्य जो था वो युद्ध नहीं था, वो ज्ञान का अर्जन और ज्ञान के प्रसार से संबंधित था। फिर से एक असत्य कथन चुनना है हमें, फिर देखते हैं हम लोग। असत्य, वर्ण आश्रम व्यवस्था का धर्म पालन करने से समाज में संतुलन आता है, बिल्कुल ठीक है। मैंने आपको बताया था वर्ण आश्रम का पालन करेंगे तो समाज में संतुलन होगा। वर्ण आश्रम व्यवस्था में व्यक्ति अपने गुणों के अनुसार, वर्ण आश्रम व्यवस्था में व्यक्ति अपने गुणों के अनुसार वर्ण बदल सकता था, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल बदल सकता था शुरुआत में। तो वर्ण आश्रम व्यवस्था प्रारंभिक वैदिक काल में कठोर और जन्म आधारित थी। प्रारंभिक वैदिक काल में जो है ये नहीं थी, उत्तर वैदिक काल में कठोर और जन्म आधारित हो गई थी। प्रारंभिक में तो बहुत ही शानदार थी। ठीक है, तो यही हो जाएगा हमारा गलत, ये गलत लिखा हुआ है। वर्ण आश्रम का उद्देश्य सामाजिक अनुशासन को बनाए रखना था, बिल्कुल ठीक बात है। तो आंसर हो जाएगा सी, क्योंकि हमें चुनना था इसमें गलत कथन। असत्य कथन फिर से चुनना है हमें, देख लेते हैं एक बार। महाभारत और रामायण में वर्णों के अनुशासन का उल्लेख मिलता है। वर्णों के अनुशासन का उल्लेख मिलता है रामायण और महाभारत, देखते हैं।
भगवत गीता के अनुसार वर्ण का निर्धारण कर्म और गुणों के आधार पर किया होता है। बिल्कुल ठीक है, भगवत गीता के 4थे अध्याय में ये बात लिखी है, श्री कृष्ण कह रहे हैं। वर्ण आश्रम व्यवस्था की आलोचना महात्मा गांधी और अंबेडकर ने की, ये भी बिल्कुल ठीक बात है। वर्ण आश्रम व्यवस्था में केवल शूद्रों को शिक्षण का अधिकार था। वर्ण आश्रम व्यवस्था में ऐसा बिल्कुल नहीं था कि केवल शूद्रों को शिक्षण का अधिकार था, है ना, ये कथन इसका गलत हो जाता है। तो ये वर्णों के अनुशासन का उल्लेख महाभारत रामायण में देखने को मिलता है। तो आंसर हो जाएगा इसका डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यहां हमें सही मिलान करना है, जोड़ी बनाना है। तो अब देखिए वही इंफॉर्मेशन से सारे क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं। ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में जो है हमें वर्ण व्यवस्था का वर्णन मिलता है, ठीक है, ये मैच हो जाएगा। भगवत गीता में वर्ण का निर्धारण और कर्म और गुण के आधार पर होगा, ये मेंशन है, बिल्कुल ठीक है। मनुस्मृति वर्णों और आश्रमों के नियम इसमें विस्तार से लिखे हुए हैं। रामायण में वर्णों के अनुशासन का पालन करने के लिए पात्र बताए गए, बिल्कुल ठीक है। तो चारों जो है आपस में मैच है। ये तो मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन नहीं है, ये तो आपको इंफॉर्मेशन है कि आप ऐसे भी देख लें, इंफॉर्मेशन को रिकैप कर लें। ये भी एक इंफॉर्मेशन ही है। महात्मा गांधी जातिगत भेदभाव की आलोचना करते थे। अंबेडकर समाजवाद की आवश्यकता पर जोर देते थे। मनुस्मृति में वर्णों के धार्मिक नियम दिए गए। याज्ञवल्क्य की स्मृति में जो है वर्णों के कर्तव्यों का वर्णन मिलता है, ठीक है। तो ये दो इंफॉर्मेटिव क्वेश्चन थे आपके लिए, है ना। तो ये हमारे होते हैं वर्ण आश्रम से संबंधित ये टॉपिक खत्म। अब हम देख लेते हैं यहाँ पे हम गणतंत्र के बारे में। तो जल्दी से हम देखते हैं गणतंत्र के बारे में, है ना, क्योंकि दूसरा टॉपिक भी हमें कंप्लीट करना है, गणतंत्र, ठीक है। हम देखते हैं गणतंत्र को। तो से प्राचीन भारत में गणतंत्र, है ना, इसको देख लेते हैं हम लोग, है ना। प्राचीन भारत में गणतंत्र, इसको देखते हैं हम लोग। तो पहले समझ लीजिए कि गणतंत्र का मतलब क्या होता है। गणतंत्र का मतलब है, इंग्लिश में हम कहते हैं गणतंत्र मतलब रिपब्लिक। क्या? रिपब्लिक, रिपब्लिक, इंग्लिश में इसको कहते हैं रिपब्लिक। गणतंत्र का मतलब होता है, गण मतलब होता है लोग, और तंत्र मतलब होता है एक सिस्टम। तो लोगों का एक सिस्टम, जहां लोगों का शासन हो, जहां निर्णय लोगों के द्वारा लिया जाए, जहां शक्ति लोगों के पास हो, जहां शासक लोगों के बीच से चुना जाए, उसको हम कहते हैं गणतंत्र। तो प्राचीन भारत में हमें ऐसे व्यवस्थाएं देखनी है जहां लोगों का शासन होता था, जहां लोगों द्वारा राजा चुने जाते थे, जहां लोगों को शक्तियां थी, जहां लोगों को वोट और बहस के अधिकार हुआ करते थे। इन सब चीजों को प्राचीन काल में हम देखते हैं कहां कहां हमें दिखाई देती हैं। उसके बाद हम आधुनिक संदर्भ में भी देखेंगे कि गणतंत्र की शुरुआत कब से मानी जाती है आधुनिक संदर्भ में, जहां हम देखते हैं कि 1776 में पहली बार अमेरिका एक गणतंत्र के रिपब्लिक के रूप में स्टैब्लिश होता है। उसके बाद उसके पीछे पीछे 1789 में लगभग फ्रांस जो है वो भी गणतंत्र के रूप में स्थापित होता है। भारत के गणतंत्र की बात करें हम तो 1950 में जो है भारत का जो है गणतंत्र 26 जनवरी 1950 को भारत जो है गणतंत्र के रूप में स्थापित होता है ना। तो इस सारी चर्चा को हम देखते हैं एक एक करके, ठीक। गणतंत्र, गणतंत्र का मतलब मैंने आपको बता दिया कि क्या है, लोगों का समूह। इसको आप जनपद भी कह सकते थे, जनता, जनता का समूह, जनपद भी कहते हैं, है ना। यहां शासक किसी एक राजा की बजाय सामूहिक रूप से चुना जाता था, है ना। यह भारतीय उपमहाद्वीप के विभिन्न हिस्सों में वैदिक काल 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व के आसपास तक पाया जाता था, है ना, ये पाई जाती थी। यहां से क्वेश्चन आते हैं कि जो है हमें जो गणतंत्र है वो गणराज्य जो है वो कहां देखने को मिलते हैं। तो गणराज्यों का वर्णन हमें बुद्ध और जैन साहित्य में मिलता है, विशेष रूप से त्रिपिटक। त्रिपिटक जो है वो बौद्ध साहित्य है एक, और अंगुत्तर निकाय ये जैन साहित्य है। तो इन दोनों में जो है हमें गणराज्यों का वर्णन देखने को मिलता है, जहां हमें लिच्छवी, वज्जी, शाक्य जैसे गणराज्यों को वर्णन देखने को मिलता है। इन गणराज्यों की शासन प्रणाली, सभाओं, नागरिक भागीदारी को विस्तार से बताते हैं। ये कौन? ये साहित्य। इन गणराज्यों की नैतिकता, उनके नियम और व्यवस्था का आदर्श रूप प्रस्तुत किया गया है, ठीक है। प्रमुख गणराज्य की बात करें, देखिए यहां से क्वेश्चन आते हैं लिच्छवी गणराज्य। अब इसकी लोकेशन याद रखनी है आपको, लिच्छवी गणराज्य बहुत इंपॉर्टेंट गणराज्य है। लिच्छवी गणराज्य सबसे प्रसिद्ध गणराज्यों में से एक है।
ये आधुनिक बिहार में, आज के वर्तमान बिहार में वैशाली के आसपास स्थित है। कहां? आधुनिक बिहार में वैशाली के आसपास है। और इस गणराज्य में सामूहिक शासन था। ठीक है, कैसा शासन था? सामूहिक शासन था। बौद्ध ग्रंथों में इसका उल्लेख देखने को मिलता है। लिच्छवी गणराज्य इंपॉर्टेंट है, आप याद रखिएगा, ये इंफॉर्मेशन काफी जरूरी है आपके एग्जाम के लिए। दूसरा है शाक्य गणराज्य। अब शाक्य गणराज्य जो है वो आधुनिक नेपाल के तराई क्षेत्र में स्थित है। वर्तमान, आधुनिक मतलब वर्तमान में ये यहां पाया जाता है। और इसी को यही जो है भगवान बुद्ध का जन्म स्थान है। तो शाक्य गणराज्य में भगवान बुद्ध का जो है जन्म हुआ था। अगला देखें हम, मल्ल गणराज्य। ये भारत के उत्तरी वर्तमान जो है उत्तर भारत जो है हमारा, वहां पर स्थित था मल्ल गणराज्य। और इसका उल्लेख भी हमें बौद्ध जन साहित्य में देखने को मिलता है। फिर एक बज्जी, ये एक संघीय गणराज्य था और ये लिच्छवी और तथा कल कई अन्य जनजातियां शामिल थी। इसका शासन सामूहिक और संघीय था, है ना। तो सीधी सी बात है, सभी का शासन जो है सामूहिक और संघीय होगा गणराज्य में। तो ये हमें चार मुख्य तौर पे गणराज्यों को याद रखना है, बज्जी, मल्ल, शाक्य और लिच्छवी। ठीक, तो इनकी विशेषता या लक्षण देखें, गणराज्यों की क्या विशेषता और क्या लक्षण थी। तो मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि सामूहिक शासन पर बेस था। तो पहली इसकी विशेषता थी क्या? सामूहिक शासन। क्या लिखा है, पढ़ लेते हैं। प्राचीन गणराज्यों में सत्ता किसी एक राजा के हाथ में केंद्रित ना होकर बल्कि एक परिषद और सभा, जिसे संघ कहा जाता था, के पास होती थी। इसमें कई वरिष्ठ सदस्य और मुखिया होते थे जो निर्णय लेते थे। ठीक है, तो शासन कैसे होता था? सामूहिक रूप से शासन होता था, ना किसी एक व्यक्ति और राजा के द्वारा। वोट और बहस का महत्व। गणराज्यों का में महत्वपूर्ण निर्णयों को बहस और मतदान के द्वारा लिया जाता था। निश्चित तौर पर जब कोई बड़े डिसीजन होते थे उस पर मत करवाया जाता था कि कौन इसके पक्ष में है कौन विपक्ष में है, और उस पर बहस की जाती थी, तर्क वितर्क की जाती थी, उसके बाद वो डिसीजन बनाया जाता था। हर सदस्य की राय महत्वपूर्ण होती थी और वो बहुमत के आधार पर फैसले होते थे। तो कहीं ना कहीं डेमोक्रेसी, लोकतंत्र देखने को हमें मिल रहा है। ठीक है, इसका महत्व था। राजा और प्रधान का चयन कैसे होता था? तो लोगों के बीच से ही जो है, वंशानुगत नहीं होता था, निर्वाचित होता था राजा, सबसे पहले याद रखना है। और राजा की भूमिका एक सलाहकार या सेनापति की होती थी। तो राजा सलाहकार और सेनापति के रूप में काम करता था, वो सर्वे सर्वा नहीं होता था राज्य का, है ना, सर्वसत्तावादी नहीं था। ठीक है, राजा होता था तो ऐसा होता था। ठीक है, समानता का सिद्धांत था यहां पर। तो गणराज्यों में नागरिकों के बीच समानता थी, स्वतंत्रता थी। जो फ्रांस की क्रांति में हम 1789 में देखते हैं स्वतंत्रता और समानता का कंसेप्ट, वो हमें भारत के पुराने गणराज्यों में देखने के लिए मिल रहा है, आज से 3000 साल पहले। नागरिक समाज के सदस्य गणराज्य के कार्यों में सक्रिय रूप से भूमिका लेते थे, भाग लेते थे। ठीक है, इनके महत्व की बात करें तो सीधी सी बात है, महत्व में क्या है, वो मेंस की कंटेक्स्ट में इंपॉर्टेंट हो जाता है। एक बार पढ़ लेते हैं कि बौद्ध और जैन साहित्यों में उनका उल्लेख देखने को मिल रहा है। ये लिखा हुआ पहला, है ना, ये गणराज्य प्राचीन भारत में राजनीतिक विविधता का प्रमाण है। ये दिखाते हैं कि भारत में लोकतांत्रिक और गणराज्य व्यवस्था का विकास बहुत प्राचीन है। तो कहीं ना कहीं हमें इस बात का एविडेंस मिलता है कि भारत में जो गणराज्यिक व्यवस्था है वो अति प्राचीन व्यवस्था है, कोई नई व्यवस्था नहीं है। मौर्य साम्राज्य के उदय के साथ इन गणराज्यों का धीरे धीरे पतन होना शुरू हुआ और इन्होंने, लेकिन ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व बना रहा। ठीक है, प्राचीन गणराज्य भारतीय इतिहास में शासन प्रणाली की एक महत्वपूर्ण कड़ी माने जाते थे। उस समय की राजनीतिक जागरूकता और लोकतांत्रिक मूल्यों का परिचायक थे। तो कह सकते हैं कि उस समय भी लोगों के अंदर राजनीतिक जागरूकता थी और लोकतांत्रिक मूल्यों का विकास हो चुका था हमारे देश में। ये हमें यहां से प्रमाण देखने को मिलते हैं हमारी पुरानी गणराज्यिक व्यवस्था से। इसके इतिहास की बात करें तो लोग कहते हैं कि रोम में जो है पहली बार जो है, यहां भी देखिए ऐसे ही कुछ लिखा होगा कि गणतंत्र देखने को मिलता है। और रोम में देखिए 509 ईस्वी में पहली बार जो है अंतिम राजा को हटा के वहां लोकतांत्रिक सरकार की स्थापना होती है। कहां? रोम के अंदर। लेकिन भारत में देखें तो भारत में उससे पहले से ही आपको गणराज्य देखने को लिए मिल रहे हैं। लेकिन जैसे हम भारत की बात करें तो भारत जो है बहुत बड़ा हिस्सा है, भारत छोटा मोटा हिस्सा नहीं है। अभी वर्तमान भारत बनाया, पहले तो बहुत बड़ा एरिया भारत के अंदर का कैप्चर होता था। तो
भारत में कहीं यहां पे हमें गणराज्य देखने को मिल रहा है, कभी यहां देखने को मिल रहा है, यहां देखने को मिल रहा है, संपूर्ण भारत में देखने को नहीं मिल रहा था। लेकिन रोम जो है, रोम के बहुत बड़े हिस्से में गणराज्य देखने को मिलता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि रोम में जो है पहली बार हमें सामूहिक रूप से एक बड़े भूभाग के अंदर एक गणराज्यिक व्यवस्था का उदय होता दिखाई देता है। ठीक है। भारत में ये जो व्यवस्था है गणतंत्र की बहुत पुरानी है, हम पहले चर्चा कर चुके हैं, जहां लिच्छवी, शाक्य, मल्ल, है ना, बज्जी जैसे हमने गणराज्य देखे, है ना। ठीक। अगला देखें क्या है, गणराज्यों का पतन कैसे हुआ। तो निश्चित तौर पर है, जब कोई केंद्रीकृत शासन व्यवस्था आएगी, जब शक्ति किसी व्यक्ति के हाथ में केंद्रित हो जाएगी, तो गणराज्यों का पतन होना शुरू हो जाएगा। आप देखें कि चंद्रगुप्त मौर्य के समय जब चाणक्य उसे एक राजा के रूप में नियुक्त करते हैं, तब वह अपनी शक्ति का विस्तार करता है और शक्ति का केंद्रीकरण होता है। तो इसी मौर्य काल में हम देखें, 4वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व में मौर्य साम्राज्य के उदय के कारण अधिकांश जो गणराज्य है वो समाप्त हो गए। मौर्य शासक विशेषकर चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक ने शासन को सशक्त किया और धीरे धीरे इन गणराज्यों का अंत होने लगा। ठीक है ना। आधुनिक गणतंत्र की बात करें तो जैसा मैंने आपको बताया था, 1776 में पहली बार जो है संयुक्त राज्य अमेरिका में जो है गणतंत्र हमें दिखाई देता है। उसके बाद 1789 में राजतंत्र का अंत होता है, कहां, फ्रांस में, और गणराज्य की स्थापना होती है। ठीक है। आज दुनिया के कई देश जो है गणतांत्रिक व्यवस्था को अपनाते हैं, और जहां एक संविधान के तहत जनता के चुने हुए प्रतिनिधि शासन करते हैं। ठीक है। भारत, अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी, दक्षिण अफ्रीका, ब्राजील, कई देश है जहां गणतांत्रिक व्यवस्था को अपनाया गया है ना। सिंपल सी बात है, गणतांत्रिक व्यवस्था मतलब जहां कोई राजा जो है वो सर्वे सर्वा नहीं होगा, वो इलेक्टेड नहीं होगा, वो सॉरी इलेक्टेड का मतलब नॉमिनेटेड नहीं होगा, वो किसी वंशावली से नहीं आएगा, वो लोगों के द्वारा चुना जाएगा। ऐसा होता है गणतांत्रिक व्यवस्था के अंतर्गत। भारत में गणतंत्र की बात करें तो मैंने आपको बताया था कि 26 जनवरी 1950 को भारत जो है एक गणतांत्रिक व्यवस्था के रूप में स्थापित हुआ था, जब हमारा संविधान लागू हुआ था। ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि अब भारत जो है जनता के चुने हुए प्रतिनिधियों द्वारा शासन किया जाएगा, और कोई भी वंशानुगत राजा या महारानी शासक नहीं होगा। इसका मतलब ये हो गया। ठीक है। भारत का राष्ट्रपति गणराज्य का प्रमुख होता है और जनता द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधियों के माध्यम से ही शासन चलाता है। तो यहां हमें भारत के संदर्भ में गणतंत्र को देखने को मिल गया है ना, आधुनिक संदर्भ में। आप इसको पढ़ के भी समझ सकते हैं कि गणतंत्र का मतलब क्या है। आसान चीज है, आप इसको पढ़ेंगे, बहुत ही अच्छी भाषा में और स्पष्ट तरीके से शॉर्ट में लिखी हुई चीजें हैं, है ना। इसकी पीडीएफ भी मैं आपको जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, तो आप वहां से डाउनलोड करके इस डॉक्यूमेंट को यूज कर सकते हैं। ठीक। अब देखिए इसके क्वेश्चन भी सॉल्व कर लेते हैं हम लोग जल्दी से, एमसीक्यू, है ना। तो देखिए पहला क्वेश्चन गणराज्य के संबंध में, प्राचीन भारत के किस गणराज्य में सामूहिक शासन व्यवस्था थी। तो सामूहिक शासन व्यवस्था कहां थी, मगध में थी क्या, नहीं, शाक्य, हाँ शाक्य में थी, शाक्य में थी। और शाक्य जो है वो भगवान बुद्ध के जन्म से संबंधित है। शाक्य गणराज्य में ही भगवान बुद्ध का जन्म हुआ था, शाक्य गणराज्य। वैशाली का प्रसिद्ध गणराज्य कौन सा था, वैशाली का, वैशाली मैंने आपको बताया था, वैशाली जो था वहां पे हमें लिच्छवी गणराज्य देखने को मिलता है। बज्जी कहां मिलता है, बज्जी जो है उत्तर भारत में देखने को मिलता है। मल्ल गणराज्य हमें ये भी उत्तर भारत में देखने को मिलता है। ठीक। और ये शाक्य जो गणराज्य है वो हमें नेपाल के तराई क्षेत्र में देखने को मिलता है। सबकी लोकेशन याद रखिएगा, क्वेश्चन बन सकता है इनसे। ठीक है। तो वैशाली के आधुनिक बिहार में हमें लिच्छवी गणराज्य देखने को मिलता है। ठीक। अगला है, लिच्छवी गणराज्य के बारे में कौन सा कथन सही है। देखिए यह आधुनिक बिहार में स्थित है, यही हमने पहली लाइन में देखा था, लिच्छवी गणराज्य, बिल्कुल यही पूछा था कौन सा सही है, पहले नंबर पे हमें सही मिल गया। आंसर हो जाएगा इसका ए। बाकी स्टेटमेंट भी आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, बज्जी संघ एक प्रकार का क्या था, बज्जी, बज्जी, बज्जी भी एक प्रकार का क्या था, गणराज्य था। तो क्या था, संघीय गणराज्य था, वंशानुगत साम्राज्य नहीं था, एकल शासन प्रणाली भी नहीं थी, साम्राज्य भी नहीं था। कैसा था, संघीय गणराज्य था। बज्जी क्या था, एक संघीय गणराज्य, जो कहां था, उत्तर भारत में स्थापित था। अगला क्वेश्चन देखिए, प्राचीन गणराज्यों की शासन व्यवस्था के बारे में कौन सा कथन सही है। देख लेते हैं, गणराज्यों के बारे में कौन सा कथन सही है। सत्ता एक राजा के हाथों में केंद्रित थी। गणराज्य में सत्ता एक राजा के हाथ में नहीं होती थी, भाई साहब गलत।
निर्णय सामूहिक परिषद द्वारा लिए जाते थे, बिल्कुल ठीक बात है। हर नागरिक की राय महत्वपूर्ण होती थी, बिल्कुल ठीक बात है। ये गणराज्य मौर्य काल में अपने चरम पर थे, मौर्य काल में अपने चरम पर नहीं थे, मौर्य काल में ये जो है चरमरा गए थे। तो आंसर होगा अपना 2 और 3 सही है। कहां है 2 और 3? आंसर होगा इसका बी। ये केवल 2 और 3 सही है। ठीक, आंसर होगा इसका बी। अगला क्वेश्चन देखिए, प्राचीन भारतीय गणराज्यों का जिक्र किस साहित्य में मिलता है? गणराज्यों का जिक्र हमें कहां मिलता है? मैंने बताया त्रिपिटक बौद्ध ग्रंथ और अंगुत्तर निकाय जैन ग्रंथ में हमें जो है गणराज्यों का जिक्र देखने को मिलता है। एक तो त्रिपिटक हो गया जो बौद्ध ग्रंथ है, और एक जो है हमारा अंगुत्तर निकाय। अंगुत्तर निकाय ये कौन सा ग्रंथ है? ये हमें जैन ग्रंथ देखने को मिलता है। इनमें जो है हमें गणराज्यों का वर्णन देखने के लिए विस्तार से मिलता है। शाक्य गणराज्य का स्थान कहां है? शाक्य गणराज्य, शाक्य गणराज्य नेपाल के तराई क्षेत्र में जो है शाक्य गणराज्य देखने को मिलता है। कहां? नेपाल के तराई क्षेत्र में। मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में लिख के भी बताया था, उसके पीछे जो क्वेश्चन था, और ये बौद्ध के जन्म स्थान से संबंधित है। ठीक है, नेपाल का तराई क्षेत्र। ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं सिंपल सिंपल। प्राचीन गणराज्यों के बारे में कौन सा कथन असत्य है भाई साहब? असत्य कथन चुनना है आपको, असत्य। ठीक है, देख लेते हैं। लिच्छवी गणराज्य में सामूहिक शासन प्रणाली थी, लिच्छवी में सामूहिक शासन प्रणाली थी, बिल्कुल ठीक बात है। बज्जी एक संघीय गणराज्य था, बज्जी क्या था? एक संघीय गणराज्य था बज्जी, बिल्कुल बज्जी एक संघीय गणराज्य था। शाक्य गणराज्य की स्थापना आधुनिक मध्य प्रदेश में, शाक्य गणराज्य नेपाल के तराई क्षेत्र में है। मल्ल गणराज्य उत्तरी भारत में था, मल्ल जो था उत्तर भारत में स्थित था, बिल्कुल ठीक बात है। चुनना क्या था? गलत। गलत क्या है इसमें? सी, तो आंसर हो जाएगा हमारा सी। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, प्राचीन भारत में गणराज्यों की विशेषता के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? असत्य कथन है किसमें? गणराज्यों की विशेषता के बारे में असत्य कथन चुनना है। तो गणराज्यों में निर्णय बहस और मतदान द्वारा लिए जाते थे, बिल्कुल ठीक बात है। सभी नागरिकों को समानता का अधिकार प्राप्त था। मैंने आपको बताया था फ्रांस में 1789 में यह अधिकार मिल रहा है, हमारे पुरानी गणराज्यों में यह अधिकार लोगों को प्राप्त था, समानता का अधिकार। गणराज्यों में राजा वंशानुगत रूप से चुने जाते थे। गणराज्यों में राजा वंशानुगत नहीं होते थे, बल्कि जनता के द्वारा चुने जाते थे, परिषद या संघ के द्वारा चुने जाते थे। हमें मिल गया गलत कथन, और हमें गलत ही ढूंढना था। ठीक है, गणराज्यों में सत्ता जो है परिषद या संघ के पास होती थी, है ना, ये मैंने आपको बताया था, ये बिल्कुल ठीक है। तो गलत चुनना था, वंशानुगत नहीं होते हैं। ठीक, गणराज्यों में शासकों का चयन किस प्रकार होता था? तो गणराज्यों में शासकों का जो चयन है, पिछला क्वेश्चन देखा उसी जैसा क्वेश्चन है। शासकों का चयन कैसे होता था? वंश के अनुसार नहीं होता था, निर्वाचित प्रक्रिया के अधिकार होता था। हाँ, निर्वाचन होता था उनका, उत्तराधिकार से कोई संबंध नहीं था, अधिग्रहण से भी कोई संबंधित नहीं था, निर्वाचित होते थे वो। गणराज्य शब्द का प्रयोग प्राचीन भारत में किसके लिए किया गया है? तो गणराज्य मतलब राजा के लिए, जनपद के लिए, वंशानुगत साम्राज्य के लिए, या नगर के लिए? तो गणराज्य मतलब जनपद, गणराज्य का मतलब क्या? जनपद, जनपद के संबंध में किया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, प्राचीन गणराज्य में किस काल में विकसित हुए थे? प्राचीन गणराज्य जो है हमें वो वैदिक काल में देखने को मिलते हैं, जहां मैंने आपको बताया 1500 ईस्वी से ईसा पूर्व से लेकर 500 ईसा पूर्व तक में देखने को मिलते हैं। कहां? वैदिक काल में। और मौर्य काल में आते आते ये बहुत कमजोर हो गए, ये खत्म ही हो गए। बज्जी संघ के बारे में कौन सा कथन असत्य है? बज्जी के बारे में इंफॉर्मेशन देख लीजिए, असत्य। ये एक संघीय गणराज्य था, बिल्कुल ठीक है, इसमें कई जनजातियां शामिल थी, बिल्कुल ठीक है। इसका शासन तंत्र एकल शासक पर आधारित था, एकल शासक पर नहीं था। और यह ये बौद्ध ग्रंथ में इसका उल्लेख मिलता है, बिल्कुल ठीक है। ये जो है यहां एकल शासक नहीं था, यहां सामूहिक रूप से शासन होता था। तो आंसर हो जाएगा सी, क्योंकि हमें चुनना था गलत कथन। गलत कौन सा है? सी। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में गणराज्य की व्यवस्था के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? कौन सा कथन असत्य है? असत्य कथन चुनना है। गणराज्य के शासन का चुनाव सामूहिक रूप से होता था। देखिए भाई, गणराज्य व्यवस्था के बारे में चुनना है कि गणराज्य में शासक का चुनाव सामूहिक रूप से होता था, बिल्कुल ठीक बात है। गणराज्य में हर सदस्य की राय महत्व होता था, बिल्कुल ठीक बात है। गणराज्य की सत्ता वंशानुगत राजा के हाथों में होती थी, नहीं, गलत है। गणराज्य मौर्य साम्राज्य के उदय से पहले समाप्त हो गई। हाँ, मौर्य साम्राज्य के
उदय के समय जो है ये व्यवस्था समाप्त हो गई। तो आंसर होगा इसका सी। गणराज्य के पतन के प्रमुख कारणों में क्या शामिल है? गणराज्य का पतन क्यों हुआ? तो राजाओं की कमजोरी ये कारण नहीं है। मौर्य साम्राज्य का उदय, पर्यावरणीय आपदा, व्यापार में कमी, तो इन सब चीजों का तो लेना देना नहीं है। आपको कंफ्यूजन हो सकता है इन दोनों चीजों में, तो मैंने आपको बताया कि मौर्य शासन जैसे ही शक्ति में आता है और शासन केंद्रीकृत होता है, वैसे ही जो गणराज्य है ये धीरे धीरे समाप्त होते जाते हैं। तो आंसर हो जाएगा इसका बी। प्राचीन भारतीय गणराज्यों में शासन प्रणाली का सही मिलान करें। तो जोड़ी मिलाना है गणराज्य। तो बहस और मतदान किस लिए यूज किया जाता है? निर्णय लेने की प्रक्रिया में बहस और मतदान, कोई निर्णय लेना है आपको कि ये करें या ना करें, तो उस पर बहस होती थी, ये करने के क्या फायदे क्या नुकसान है, और उस पर मतदान होता था। सामूहिक शासन, तो जो समानता का सिद्धांत जो था वो नागरिकों के अधिकार से संबंधित था। और सामूहिक शासन, यहां सही मिलान करना है। देखिए निर्वाचित जो राजा था, राजा का चुनाव होता था, या गणराज्य के शासकों का चयन। सामूहिक शासन, यहां प्रश्न में थोड़ा गलत है, मुझे ऐसा कुछ लग रहा है ना। ये देखो ये दोनों तो सही मैच है। सामूहिक शासन और गणराज्य के शासकों का चयन। तो गणराज्य के शासकों का चयन जो था वो सामूहिक संघ के द्वारा होता था, ना कि सामूहिक शासन के द्वारा होता था, है ना। और निर्वाचित जो राजा था, सामूहिक संघ द्वारा शासकों का चयन, थोड़ा सा गड़बड़ है, इसको देख लीजिए ना, ये क्वेश्चन ठीक नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए, संवैधानिक गणराज्य का क्या अर्थ है? संवैधानिक गणराज्य का क्या अर्थ है? संवैधानिक गणराज्य का क्या अर्थ है? एक सम्राट का शासन, एक संघीय गणराज्य, संविधान द्वारा शासित गणराज्य, और लोकतांत्रिक साम्राज्य। तो यहां मोस्ट अप्रोप्रिएट इसका आंसर हो रहा है संवैधानिक गणराज्य, मतलब संविधान के अनुसार जो है संचालित राज्य, तो संविधान के द्वारा शासित राज्य। भगवान बुद्ध का जन्म कहां हुआ था भाई? देखिए शाक्य गणराज्य में जो है भगवान बुद्ध का जन्म होता है, जो नेपाल के तराई क्षेत्र में स्थित है। गणराज्यों में समानता का सिद्धांत किस प्रकार लागू होता है? तो समानता का सिद्धांत मतलब शासक निर्णय लेते थे। अगर शासक निर्णय लेंगे तो ये समानता कहां हुई? ये तो असमानता हो गई। सभी नागरिक निर्णय की प्रक्रिया में भाग लेते थे, हाँ ये हो सकता है। केवल उच्च वर्ग के लोग निर्णय लेते, ये भी समानता नहीं है। निर्णय केवल अकेले राजा ले, ये भी समानता नहीं है। पढ़ने से समझ में आ रहा है कि आंसर होगा इसका बी। बहुत आसान प्रश्न है। प्राचीन भारतीय गणराज्यों का इतिहास बताने वाले प्रमुख ग्रंथ कौन से हैं? त्रिपिटक और अंगुत्तर निकाय। रिपीटेड क्वेश्चन, ठीक। बहुत आसान प्रश्न आते हैं, देखिए इसी तरीके के आसान प्रश्न आते हैं, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। जितना बताया गया है वो काफी है इस तरीके के प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए, या और जो संभावित प्रश्न इससे आ सकते हैं। गणराज्य का सिद्धांत प्राचीन काल में किस प्रमुख सभ्यता से प्रभावित था? तो गणराज्य का जो सिद्धांत था, मैंने आपसे बताया था कि रोम में 509 ईस्वी में जो है ईसा पूर्व में उसके राजा को उखाड़ के वहां पर गणतांत्रिक शासन की व्यवस्था हुई। कहां? रोम। आंसर होगा बी, रोम। गणराज्य में राजा का मुख्य कार्य क्या होता था? राजा का मुख्य कार्य क्या होता था? राजा का मुख्य कार्य जो था, राजा सेनापति और सलाहकार की भूमिका में होता था। तो ऐसा कोई ऑप्शन हमें दिखता है क्या? हाँ, सेनापति और सलाहकार की भूमिका में होता था राजा। आंसर होगा इसका बी। अगला है, इसको मिलान करना है। ठीक है, देखिए ये मुझे मिलान वाले थोड़े क्वेश्चन ना गड़बड़ होंगे, इसके नीचे के स्टेटमेंट नहीं आ पाए ना, इसको हम छोड़ते हैं अभी। अगला क्वेश्चन देखिए, प्राचीन गणराज्यों में वोटिंग प्रणाली का क्या महत्व था? वोटिंग, तो निर्णय प्रक्रिया में जनता की भागीदारी सुनिश्चित करना, सिर्फ उच्च वर्ग वोट का अधिकार था, राजा को निर्वाचित करने में प्रयोग करना, व्यापारिक मामलों में इस्तेमाल करना। इससे कोई मतलब नहीं था। यहां आपको कंफ्यूजन हो सकता है इन दो ऑप्शन में। तो आप देखें कि प्राचीन गणराज्यों में वोटिंग प्रणाली का क्या महत्व था। तो वोटिंग प्रणाली जो है निर्णय प्रक्रिया में जनता की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए
इसका प्रयोग किया जाता था, जहां की मैंने बताया था वोट और बहस होती थी निर्णयों पर। तो आंसर होगा इसका ए। प्राचीन गणराज्यों में कौन सा सिद्धांत लागू था? वंशानुगत अधिकार? नहीं, गणराज्य में वंशानुगत अधिकार हो ही नहीं सकते हैं। जनता की समानता, राजतंत्रीय वर्चस्व, ये भी नहीं, एकल नेतृत्व, ये भी नहीं हो सकता। तो जनता की समानता, गणराज्य मतलब जनता में राज्य के सभी लोग समान हैं, जनता में भेदभाव नहीं होगा। प्राचीन भारतीय गणराज्य किस प्रकार की शासन प्रणाली का परिणाम था? गणराज्य जो है लोकतांत्रिक शासन प्रणाली का परिणाम है। किसका? लोकतांत्रिक शासन प्रणाली का परिणाम है। ठीक, अगला है, भारतीय संविधान के तहत भारत एक किस प्रकार का गणराज्य है? भारत के संविधान के तहत। तो भारत कैसा गणराज्य है? आप भारत की संविधान की प्रस्तावना पढ़ेंगे तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में लिखा हुआ है कि हम जो है लोकतांत्रिक गणराज्य हैं। तो ऐसे भी गणराज्य होते हैं जो लोकतांत्रिक नहीं होते? हां, हो सकते हैं। तो क्या लोकतंत्र का और गणराज्य का दोनों का होना कंपलसरी? नहीं। यहां थोड़ी सी मैं और जानकारी दे दूं आपको। जब मैं यूके की बात करता हूं, यूके की, तो यूके का जो हेड ऑफ प्रेसिडेंट है, सर्वेसर्वा है, वो वंशानुगत है। तो यूके में जो है हमें रिपब्लिक या कहें गणतंत्र देखने को नहीं मिलता है। यूके में ये नहीं मिलता है हमें देखने को, क्योंकि वहां का जो सर्वेसर्वा है वो वंशानुगत होता है। वो राजा जो है वहां का अभी भी सर्वेसर्वा माना जाता है, किंग। हम इंडिया की बात करें, इंडिया में, तो इंडिया में जो हेड ऑफ स्टेट है क्या वंशानुगत होता है? नहीं। कैसे होता है? तो निर्वाचित होता है। और निर्वाचित कौन करते हैं? जनता के द्वारा, निर्वाचित प्रतिनिधियों द्वारा निर्वाचित होता है। तो हम क्या है? हम रिपब्लिक है। रिपब्लिक है, रिपब्लिक है। तो भारत तो रिपब्लिक है क्योंकि यहां निर्वाचित होता है। तो डेमोक्रेसी में क्या अंतर है? गणतंत्र तो समझ लिया, यूके डेमोक्रेटिक है क्या? डेमोक्रेटिक मतलब जनता का शासन, जनता के द्वारा शासन, जनता के लिए शासन। तो यूके रिपब्लिक नहीं है बट डेमोक्रेटिक है। डेमोक्रेटिक है, लोकतांत्रिक है। भारत कैसा है? भारत लोकतांत्रिक भी है और गणराज्य भी है। हमारे देश में लोकतंत्र भी है और गणराज्य भी है, जबकि यूके में लोकतंत्र तो है पर गणराज्य नहीं है। इन दोनों को समझिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, प्राचीन भारतीय गणराज्य व्यवस्था के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? असत्य, अरे भाई, असत्य कथन चुनना है। ठीक, इसको क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा ना, सत्य लिखा है असत्य, यहां बहुत सिली मिस्टेक्स हो जाती हैं। ठीक, मौर्य साम्राज्य के उदय से गणराज्यों का पतन हुआ, बिल्कुल ठीक बात है। गणराज्यों का प्रमुख उद्देश्य सामूहिक निर्णय प्रक्रिया को बढ़ावा देना था, बात तो ठीक लग रही है। गणराज्यों के नागरिक शासकों को वंशानुगत रूप से चुनते थे। अब ये तो आपको याद ही हो गया होगा कि यहां शासन वंशानुगत नहीं होता था। आंसर हो जाएगा इसका सी। ठीक है, ये दो क्वेश्चन और देखते हैं हम लोग। ये देखिए, मैच करने के लिए इसके नीचे के ऑप्शन नहीं आए, पर देखिए मैच कर लेते हैं हम लोग, करते हैं, कोशिश करते हैं। लिच्छवी जो गणराज्य है, लिच्छवी, तो लिच्छवी जो है हमें आधुनिक बिहार में देखने को मिलता है। शाक्य जो है नेपाल के तराई क्षेत्र में देखने को मिलता है। जो हमें मल्ल गणराज्य है वो उत्तरी भारत में देखने को मिलता है। और वज्जित जो है वो हमें विभिन्न जातियों के संघ के रूप में दिखाई देता है। इस तरीके से ये मैच हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, लिच्छवी गणराज्य। लिच्छवी गणराज्य जो देखिए, लिच्छवी गणराज्य, तो लिच्छवी गणराज्य जो था वो एक दूसरा मिलाते हैं, शाक्य गणराज्य मिलाते हैं। शाक्य जो है भगवान बुद्ध का जन्म स्थान है। बज्जी में जो है संघीय गणराज्य था, बिल्कुल ठीक है। लिच्छवी जो है वहां सामूहिक शासन व्यवस्था थी, ये ठीक है। और मल्ल जो गणराज्य है वहां स्वतंत्र जनपद पाई जाती थी। ठीक, इस तरीके से ये मैच होता है, ये इंफॉर्मेशन ही है, इसको बस आप याद रख लें। ठीक, इस तरीके से हमारे क्वेश्चन ये होते हैं सॉल्व, है ना। तो आज हमने गणराज्य और वर्ण आश्रम व्यवस्था को देखा एमसीक्यू के साथ। आप यकीन मानिए कि आपके एग्जाम में इससे बाहर नहीं आएगा, और आएगा तो वो मोस्टली लोगों से नहीं बनेगा, और उससे
ना आपका सिलेक्शन होगा ना उससे रुकेगा, वो इस तरीके के सवाल होंगे। बेसिक चीज करके जाइए। मैं बार बार कहता हूं कि आपका 80 से 85% जो पेपर है अभी भी बेसिक से ही आता है। आप बेसिक चीजें करके जाइए, बाकी तो सब अजम्पशन लगाते हैं, आप भी लगाइएगा, है ना। इस तैयारी को पहले कर लीजिए, उसके बाद अपने पंख आप फैला सकते हैं, लेकिन बेसिक चीजों को बहुत अच्छे से कंप्लीट कीजिएगा, है ना। थैंक यू सो मच फॉर डिस्कशन। मिलते हैं अगले लेक्चर में।